गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 8 ध्यान दो। आज हम लोग ये चैप्टर नंबर जो तुम्हारा 27 है सिविक्स में, जुडिशियरी है ना, दी जुडिशियरी, इसको हम लोग हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि तुम लोग ने पिछले जूनियर क्लासेस से यानी क्लास 6 से जब तुम पढ़ रहे हो सब चीज़ों को, तो सबसे पहले वहाँ पर सरकार के बारे में तुमको परिचय कराया गया था, इंट्रोड्यूस अबाउट दी लोकल बॉडीज़ है ना, स्थानीय स्वशासन के बारे में, जिसमें अर्बन और रूरल एरियाज़ के बारे में तुम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर पालिका या नगर निगम के चुनाव हमारे होते हैं और वो सरकार कैसे काम करती है। इसके बाद क्लास 7 में आप लोग आए तो वहाँ पर तुम लोगों को ये समझना पड़ा कि राज्य की सरकारें किस प्रकार से कार्य करती हैं हमारी। और पिछले ही क्लास में यानी क्लास 7 में मैंने ही पढ़ाया था। अगर आपके पास नोट सुरक्षित होंगे तो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सोशल स्टडीज़ का जो भी मतलब नोट वगैरह बनाते हो क्लास में, जो हम लोग पढ़ाते हैं, उसको एक मजबूत कॉपी में ढंग का उसको व्यवस्थित तरीके से रखना, क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। हालांकि वो तो सब सारे सब्जेक्ट में ये अप्लाई होता है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन सोशल स्टडीज़ में विशेष तौर पर है ना, खास करके तुम्हारा अच्छी नॉलेज गेन करने के संदर्भ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स तीनों में है ना, अगर पीछे के नोट्स आपके पास सुरक्षित हैं और पीछे का लेक्चर आपको दिमाग में है टीचर्स का बताया हुआ, तो निश्चित तौर पर आप है ना, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है, चैप्टर पढ़ाया और समझाया जा रहा है, इसको आपको समझने में ज़्यादा परेशानी होगी, ज़्यादा सहूलियत होगी, परेशानी नहीं होगी, सॉरी, है ना। तो पिछला वो रिकॉल मैं कर देना चाहता हूँ, क्योंकि चैप्टर्स हमेशा है ना लिंक से जुड़ा हुआ रहता है, प्री नॉलेज से रिलेशन है। अब एक्चुअली क्या है कि क्लास में मैं तुम लोग से जब कभी इंटरेक्ट होता हूँ, पूछता हूँ, तो बहुत कम बच्चे जवाब दे पाते हैं। प्रायः टॉप 10 बच्चे ही एक्टिव ज़्यादा दिखते हैं और रेस्ट तो केवल बैठे रहते हैं या कुछ करने का प्रयास भी नहीं करते हैं हमारे। और ये ऑनलाइन में तो और भी अजूबा ढंग से है ना, कुछ क्वेश्चन पूछ दो, कोई क्लास वर्क देने के लिए करने के लिए कर दो, तो ये मुश्किल से एक या दो बच्चे आ रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर आपको नहीं कर पाते हैं आप लोग। अब आपकी व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चीज़ों को रिकॉल करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पर जब मैंने तुमको पढ़ाया था तो वहाँ पर ये चीज़ें बताने और समझाने का प्रयास किया था। मैंने लोकल बॉडीज़ को भी साथ में ले लिया था, स्टेट गवर्नमेंट तो तुम्हें पढ़ना ही था, और लगे हाथ सेंट्रल बॉडी को भी है ना मैंने बताने का प्रयास किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जो आज आपने पढ़ा भी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग्स है हमारे, एक तो वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ, वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ में, जिसमें सबसे सुप्रीम हमारी पावर गवर्नमेंट पावर हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, केंद्र की जो मोदी सरकार हमारी हो गई। उसी तरीके से नीचे जाएंगे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, तो राज्य की सरकारें मिलती है, जिसके मुखिया हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। इसके बाद में नीचे और जाएंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग्स में, यानी बड़ा भाई फिर छोटा भाई, उससे फिर छोटा भाई, नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि लोकल बॉडीज़ है, जहाँ पर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, और शहरी क्षेत्रों में भी 3 लेयर की तुम चीज़ें दिखाई देती है। वो डिपेंड करता है एरिया कितना बड़ा है, जनसंख्या वहाँ पर कितनी रहती है, वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी से रिलेटेड कितने सारे बड़े ऑफिस वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से डिटर्मिनेशन हमारा होता है कि कौन सा क्षेत्र नगर निगम में आएगा, कौन नगर परिषद होगा और कौन नगर पंचायत हमारा होगा। जैसे कल के ही नीतीश कुमार के कैबिनेट फैसला लिया गया, जिसमें आरा वगैरह तो पहले से ही शामिल था, एक हमने उसमें देखा था सासाराम को, है ना, ये जिला मुख्यालय है रोहतास का, है ना, हम लोग वहीं से बिलोंग भी करते हैं, उसको भी नगर निगम में शामिल करने की बात हुई है। यानी कि अब उसका डेवलपमेंट जो होगा हमारा एज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तौर पर हमारा विकसित किया जाने का कार्य वहाँ पर प्रस्तावित है, और कैबिनेट ने फैसला ले रखा है कि अब उसको हम नगर निगम में शामिल, जो पहले नगर परिषद हुआ करता था। इसी तरीके से छोटे हाट मार्केट नगर पंचायत हमारे होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम सभा स्तर पर तुम्हारा ग्राम पंचायत देखने को मिलता है। तो ये तो तुम्हारा सरकार के एक डिवीज़न हमारा हुआ वर्टिकल्स लेवल पर। तो उसी तरीके से तुम देखोगे कि वर्टिकल लेयर्स पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हुआ है ना, डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीके से हुआ है, तो ये हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में और जुडिशियल सिस्टम में भी ये चीज़ें अप्लाई होती है हमारी, है ना। यहाँ भी तुम फेडरल स्ट्रक्चर देख सकते हो। एज़ पर एग्जांपल आप यहाँ देखिए
आपके बुक में दिए हुए हैं। सबसे ऊपर में सुप्रीम पावर हमारा है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये देखो सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट समकक्ष है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ से, समकक्ष में देखा जाए तो एक लेयर की केंद्र की माने पूरे देश का ये मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करता है। दूसरा है हाई कोर्ट, जो एक तरीके से सोचो कि डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट लेवल का चीज़ है। जैसे कि पटना हाई कोर्ट है, ये बिहार राज्य में जितने भी हमारे झगड़े फसाद प्रॉपर्टीज़ के मामले जो भी कुछ होंगे हमारे, उसका एक हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। यहाँ पर चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये इसका दायरा हमारा जुडिक्शन जो हमारा है, अधिकार क्षेत्र जो हमारा होता है, ये राज्य होता है, ये पूरे देश के लिए हमारा है ना। इसके बाद उसके नीचे जाओगे तो ये तीसरी लेयर की चीज़ें हैं। तो तीसरी लेयर का मतलब ये नहीं हुआ यहाँ कि ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है एज अ तुम्हारा लोकल बॉडीज़ के इक्विवेलेंट में, नहीं, लोकल बॉडीज़ के इक्विवेलेंट में वहाँ सरपंच तुम्हें मिलेंगे। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। ये हाई कोर्ट का एक सहयोगी कोर्ट है। मतलब ऐसा डायरेक्ट आप हाई कोर्ट से भी मतलब रीट फाइल करके चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि तुम्हारा झगड़े फसाद के मैटर होते हैं, संपत्ति विवाद का हमारा विषय होता है। तो ये हाई कोर्ट्स चूँकि बड़ा कोर्ट है, उसका अधिक जुडिक्शंस भी बहुत बड़ा है। अगर मान लो पटना हाई कोर्ट को भी अगर हम देखें तो पूरे बिहार के लिए वो बना हुआ है। बिहार की पॉपुलेशन सबसे हाई है, यहाँ झगड़े फसाद विवाद डिस्प्यूट वगैरह बड़े स्तर पर हमारे होते रहते हैं। तो ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में इतनी ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हुई है ना केसेस, कि उसको हैंडल करना कोर्ट के लिए बड़ा मुसीबत बनते चला जा रहा है। तो इसको सहयोग करने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है कि अगर मान लो कोई अगर इनिशियल स्टेज पर कोई घटना हो जाती है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले आप अगर संपत्ति विवाद वगैरह का मैटर है तो सिविल कोर्ट में जाइए। छोटे बड़े जो भी घटना दुर्घटना हमारे होते हैं, क्रिमिनल से रिलेटेड, मारपीट रॉबरी कुछ भी इस तरीके का हमारा होता है, तो ये क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएगा। क्रिमिनल कोर्ट्स को हम लोग सेशन कोर्ट भी कहते हैं एक तरीके का। 17 न्यायाधीश वहाँ पर सेशन जज बैठते हैं, है ना। उसमें जो IPC CRPC की कंप्लीट धारा होती है, उसमें मर्डर है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत सारे ऐसी दुर्दांत घटनाएं होती है जिसमें आजकल बहुत सारा घटना हो रहा है। घटना तो खनी करनी है, बहुत सारा जिक्र करेंगे तो टाइम बढ़ेगा इसका, ऐसे। तो मतलब जो क्रिमिनलाइज हमारा एक्टिविटीज़ हमारी होती है और जो हमारा ऑफेंस अपराध होता है उसके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, और जो सिविल मामलों को देखने के लिए, दीवानी मामलों को देखने के लिए हमारे सिविल कोर्ट्स। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो इसमें होता क्या है कि एक लेयर बना हुआ है। तो ये हाई कोर्ट का ही ना एक सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, और उसके जस्ट नीचे थर्ड लेयर में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर तुम्हें ग्राम कचहरी मिलेगी, पंचायत स्तर पर तुम्हारा होता है ना। या यहाँ पर तुम देखोगे कि कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना। ये आप देखिए इसको, ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट कोर्ट की तरह हमारा काम करता है। और इसका भी काम होता है कि छोटे स्तर पर चीज़ों को ना न्यायिक कार्य प्रदान करना, मतलब ये एग्जीक्यूट करने के साथ साथ में जुडिशियल वे में भी ना हमारा बिहेव करता है। जैसे स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल्स हो गए, है ना। अब मान लो कि नगर निगम स्तर पर चूँकि बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो जाती है, चाहे वो संपत्ति विवाद का मैटर क्यों ना हो, चाहे कुछ ये तुम्हारा क्रिमिनल, तो क्रिमिनल तो खैर इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स में नहीं आएगा, लेकिन जो दीवानी मामले हैं, मान लो कम्युनिटी प्लेसेस हो गए या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालने की बात हमारी होती है, तो उसके लिए विशेष स्तर पर, है ना, एक ट्रिब्यूनल एस्टेबल करके हम उस चीज़ों को ना शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर्विस ट्रिब्यूनल्स होते हैं। सर्विस ट्रिब्यूनल में तुम्हारा नाम सुना होगा, कैट वगैरह का नाम आता है ना। ये कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमारा होता है, सामान्य प्रशासन विभाग का एक न्यायिक हमारा क्षेत्र होता है। वहाँ पर कुछ ऐसे सीनियर होने का, जूनियर होने का, या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जो इधर उधर कुछ बातें हमारी होती है उसका। इसके बाद में टैक्स ट्रिब्यूनल्स होते हैं, टैक्स वगैरह को डिस्प्यूट करने का। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हमारा होता है, जिस मान लो कि बैंक वगैरह है ना। बैंक में डिफ़ॉल्टर्स दिख ही रहे आजकल बढ़ रहे हैं, NPA नॉन रिपीटिंग एसेट वगैरह में उसका शामिल होना पड़ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति सब है ना, बैंक का पैसा लेकर के विदेशों में भाग रहे। माल्या वाल्या का नाम तो लोगों ने सुना होगा, नीरव मोदी, है ना, विजय माल्या वगैरह का।
तो वो तो खैर वो ऑफेंस बहुत बड़ा हो गया, वो तो बिना कोर्ट के बस की बात ही नहीं है हमारी होती है। लेकिन डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हमारे एक तरीके से तुम सोचो कि कोई भी ऐसी छोटी बैंकिंग धोखाधड़ी हमारी होती है, या मान के चलो कि कोई कम्युनिटी है, अगर उस कम्युनिटी में कुछ ऐसे डेप्ट मतलब हमारी जो एक करप्टेड बिहेव हमारा जब होता है, और छोटी डेप्ट रिकवरी को हम लगता है कि एक छोटे से ट्रिब्यूनल के लेवल पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जितनी भी प्रक्रिया हमारी होती है ऑन पेपर और स्टाम्प पर हमारा होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो भी एग्रीमेंट हमारा होगा लिखित तौर पर होता है। लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र एक तरीके से देखा जाए तो ये छोटे स्तर का है। इसका जुडिक्शन जो होगा ना हमारा, एक कम्युनिटी हो सकता है, एक मोहल्ला हो सकता है ना, एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तुम लोग देखोगे कि लोक अदालत सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर में ही तुम्हारा एक आता है लोक अदालत का। लोक अदालत में ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि आपस में बैठ करके गांव के जो संपन्न और जमींदार और जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके साथ मिल बैठ करके, कुछ कानून की अच्छी समझ रखने वाले लोगों के साथ बैठ करके अगर आप चीज़ों को निगोशिएट कर लेते हैं तो वहीं पर उसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। और उसमें एक सबसे अच्छा मुझे लगता है कि प्रोविज़न की व्यवस्था की गई है कि आप लोक अदालत के फैसले को ना किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर होता क्या है कि सिविल कोर्ट में मैटर गया, सिविल कोर्ट में एक्यूज को ना दोषी करार दे दिया गया, है ना। अगर कोई आरोपी है उसको दोषी करार दे दिया गया, तो उसको लगता है कि नहीं अभी भी मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है और हमें इसको अपील में जाना चाहिए, तो ऊपर में तुम्हारा हाई कोर्ट में जाता है वो, है ना। जैसे सिविल कोर्ट से कोई सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पर मैं खाका से बता देता हूँ, सिविल कोर्ट से कोई सेटिस्फाई नहीं है उसके डिसीजन से, तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। वो कुछ दिन तक हाई कोर्ट में मैटर रन करेगा, है ना। उस पर जो भी डिबेट्स होंगे, डिस्कशन होगा, सुनवाई जुडिक्शंस हमारे होंगे, है ना। अगर हाई कोर्ट ने भी उसको दोषी करार दे दिया गया, उसके हाई कोर्ट ने भी उसको दे दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक ट्रायल चलेगा। तो एक सर्टेन ट्रायल के बाद में अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं ये दोषी आदमी है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी उसको दोषी करार देती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर दोषी करार दे देती है तो फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं, उसमें अब एक क्षमा याचना का प्रस्थान है प्रोविजन से, जो प्रेसिडेंट के पास में जाना पड़ता है ना। उसको मैं ये उसको एक दया याचिका हम लोग कहते हैं, है ना। तो वो दया के लिए आप भिक्षा कर सकते हो उसमें कि आप हमारी पनिशमेंट को कम कर दीजिए, या गलती हो गई है आगे भविष्य में गलतियाँ नहीं होगी। तो उसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति को अगर उचित लगता है तो मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास की सज़ा को थोड़ा और कम कर सकते हैं, है ना। या उसको बरी करने का भी वो अधिकार उनके पास में, चूँकि सुप्रीम पावर हमारे देश के वही से प्रेसिडेंट हमारे होते हैं, तो ऐसा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जो लोक अदालत में जो फैसले हमारे लिए जाते हैं इसका कोई अपील नहीं होता है। यानी कि लोक अदालत में आप बैठे तो उसको माने, और नहीं मानिएगा तो फिर भविष्य में कोई अन्य विवाद को भी आप जन्म दे सकते हैं, तो वो एक अलग मैटर हमारा होगा। और लोक अदालत के फैसले जो हमारे होते हैं उसका जो भी ये FIR होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो कोई लिखित तौर पर हमारा एक तरीके से देखा जाए तो नहीं होता है। अगर मान लो कि FIR अगर थाने में होता है, अगर FIR के बेस पर चार्जशीट वगैरह तैयार होती है या इंस्पेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने लगती है, तो स्वाभाविक तौर पर तुम्हारा कोर्ट का मैटर बन जाता है। और कहीं ना कहीं कोर्ट के दबाव को भी बचाना, मतलब कोर्ट को भी न्यायिक प्रक्रियाओं के दबाव से बचाने का एक प्रयास किया गया है। और दूसरा है कि इस देश की सबसे मास पॉपुलेशन मोर देन 60 to 80% ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो मतलब डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, हैंड टू माउथ उनकी सैलरी है, हैंड टू माउथ उनका ये जॉब पेशा है, इस तरीके का। तो वो महंगे वकील को ना हायर करना, है ना, पेपर स्टाम्प का खर्च उठाना, और अपने फुर्सत निकाल करके बार बार न्यायिक प्रक्रियाओं में डेट्स वगैरह पढ़ते हैं उस पर जाना संभव नहीं है ना। तो उससे दोनों को बचाना था। एक तो है कि जुडिशियल मैटर का दबाव इतना ज़्यादा कोर्ट पर है, उसको भी कम किया जाए। और दूसरा है हमारा कि मतलब ऐसे गरीब और वंचित तबके के लोग बिना मतलब के कानून के चक्कर में और पुलिस के चक्कर में ना पिसाएं, क्योंकि
ये जितनी भी आइडियल बातें हैं सब पेपर पेन की बातें हैं, और तुमको ये किताबों में ज़्यादा आइडियल तरीके से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, लेकिन जब इसको फेस करने का मौका आता है तो तुम्हें हर जगह हर लेयर पर तुम्हें करप्शन दिखाई देगा। तो इसको हद तक सॉल्व करने का प्रयास हमारे सिस्टम के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से देखो, ये फेडरल स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ फॉर्म हो चुके हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया है तीनों का ऐसे। इसी तरीके से तुम अप्लीकेबल इधर से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी, सिविल और जो क्रिमिनल कोर्ट्स के इक्विवेलेंट में ऐसे हमारे पैरेलल ट्रिब्यूनल्स हमारे रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि आज पहला क्लास है तो मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया, तो इसमें ही ऑलरेडी 15-16 मिनट हो गया है। तो हम लोग इसको ऐसे भी चाहेंगे तो मर्ज कर सकते हैं एक में, लेकिन उसमें होगा क्या कि रैपिडली करना पड़ेगा। तो रैपिडली चीज़ें हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में आएगी। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, और जो नेक्स्ट क्लासेस हमारे होंगे वहाँ पर मैं उसको हाई कोर्ट को और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट को साथ में पढ़ाऊँगा। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है मतलब इक्विवेलेंट है, एक तरीके से ज़रूर है कि फेडरल हमारा स्ट्रक्चर्स है, केंद्र की जो हमारी जुडिशल सिस्टम है उसका एक फेडरल स्ट्रक्चरल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जितना अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है वो सारे अधिकार हमारे हाई कोर्ट को मिले हुए हैं, है ना, सारे अधिकार हमारे हाई कोर्ट को मिले हुए हैं। खाली बस अंतर ये इतना ही है कि इसके जुडिक्शंस जो एरिया हमारे होते हैं, यानी जिसको हम लोग न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं, ये अलग अलग है। न्यायिक अधिकार क्षेत्र का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश के लिए है, यानी कि वो उसमें तुम्हारा जो भी मेन स्ट्रीम वाले स्टेट हैं और जो हमारे इंडियन टेरिटोरीज़ हैं, माने कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से अटक, है ना, पूरा भारत के लिए वो हमारा व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर वो सुप्रीम डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी कुछ होगा हमारा पूरे देश पर उसका अधिकार क्षेत्र का एक, ये दिल्ली में सिचुएटेड हमारा सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट का जो डिक्शंस हमारा होता है, ये सारे इसके पास में पावर और राइट्स सब कुछ हमारा सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है, लेकिन इसके जो डिक्शंस एरिया हमारे जो होते हैं ना वो राज्य हो जाते हैं। जैसे पटना हाई कोर्ट है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना। तो पटना हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र तुम्हारा बिहार के लिए है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है तुम्हारा वो अधिकार क्षेत्र बंगाल के लिए है। इसी तरीके से झारखंड में जो तुम्हारा हाई कोर्ट है ना, ये झारखंड के लिए है। और सबसे बड़ा ये एक मतलब जानकारी के लिए मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, बिहार के ही एक जज हैं जस्टिस रवि रंजन, है ना, जहाँ पर हम लोग कंकड़बाग में जहाँ पर हम लोग का स्कूल सिचुएटेड है, वो डॉक्टर रवि रंजन हमारे अभी वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खास करके उस पार्टिकुलर एरियाज़ में हम लोग जो रहते हैं। और बिहार के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि बिहार की कोई बेटा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्तर के मतलब न्यायपालिका में एक चीफ जस्टिस की भूमिका में रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये, लेकिन उसके जितने भी मतलब हम जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकारों की बात करेंगे, उसके ये कार्य क्षेत्रों की बात करेंगे, ये सारे अधिकार हमारे सुप्रीम, तो आपको समझना होगा जब मैं सुप्रीम कोर्ट डील कर रहा हूँ तो समझो कि वो हाई कोर्ट में भी सब चीज़ एप्लीकेबल होगा, खाली अधिकार क्षेत्र अलग हो जाएंगे बस। वो पूरे देश के लिए है और ये हाई कोर्ट तुम्हारे एक राज्य के लिए है। तो यहाँ पर कायदे से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट साथ में बनता, लेकिन सीक्वेंस में है। तो मुझे लगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट आज कन्विंस कर देता हूँ, और कल जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो इतना मान के चलना है कि जो आज हमने पढ़ा है वही सेम चीज़ अधिकार क्षेत्र में उसके आते हैं, खाली बस एरिया उसका जो होगा छोटा पड़ जाएगा हमारा। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया अभी कि पटना हाई कोर्ट बिहार के लिए है, झारखंड हाई कोर्ट तुम्हारा रांची हाई कोर्ट जिसको कहते हैं हम लोग झारखंड के लिए है। इस तरीके से मुंबई हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, चेन्नई हाई कोर्ट हो गया, ये सारे जितने भी हाई कोर्ट हमारे हैं ये सब अपने राज्यों के अधिकार क्षेत्रों तक हमारे सीमित रहते हैं। ठीक है, तो आते हैं ऑन टॉपिक। पहले तो ये इंट्रोडक्शन था हम लोग का, अब ये अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर एंड सिलेबस हम लोग इसको डील करने का प्रयास करेंगे। देखो, इसमें नॉलेज बिल्डर में ऑलरेडी दिए हुए हैं कि पनिश का मतलब होता है सज़ा देना, गिल्टी मतलब दोषी होता है, जस्टिस मतलब न्याय होता है, क्रिमिनल मतलब आपराधिक, है ना, लॉ मतलब कानून हमारे होते हैं। तो ये सब ऐसे कुछ है कीवर्ड्स हैं जिसके आसपास में पूरी चैप्टर का कहानी हमारी मूव करेगी। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जैसे व्हाट इज जुडिशियरी, न्यायपालिका क्या होती है,
सुप्रीम कोर्ट है ना, वही सार्वभौमिक कोर्ट हमारा यूनिवर्सल कोर्ट है देश के लिए। इसके बाद में हाई कोर्ट स्टेट के लिए है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट के सहयोगी कोर्ट हमारे माने जाते हैं। और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर्ट, ऐसी क्या ज़रूरतें हैं और क्या महत्व है कि मतलब कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी में लगे हाथ मैं तुमको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मुकदमों की न्यायिक मतलब प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए एक तुम्हारा ये स्पीडी ट्रायल तुम लोग सुने होगे, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स का नाम सुने होगे। त्वरित न्याय मतलब एक तरीके की व्यवस्था देने वाला न्यायालय है ना, स्पीडी ट्रायल बहुत जल्दी, जिससे कि देखोगे कि अब कोई अपराध का दायरा आजकल ना थोड़ा सा ये हिस्ट्री सीटर का नाम तुम लोग सुने होंगे, वो कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण है ना, एक ही प्रकार का रंग बिरंग का अपराध वो बार बार करते रहता है। या एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं एक दो एग्ज़ाम्पल तुमको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तुमको पता अभी हाल ही में एक घटना हुई थी तुम्हारा ये उत्तर प्रदेश में, उसका नाम था विकास दुबे, जो हत्याकांड हुई थी। तो उसका जब वो मारा गया, उसके बाद में जो उसने पुलिस वाले को मारा, 12-15 पुलिस कर्मियों को मारा, तो एक अपराध की दुनिया का वो मतलब बादशाह बनना चाहता था। तो देश के अंदर में चाहे वो एक तो केवल नाम उसका था, उसे से कितने देश में पड़े हुए हैं है ना। तो अब वो लाइट में तो बहुत लंबे समय से था, ऐसी आपराधिक घटनाओं को लगातार करते भी रहता था। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि जब वो मारा गया, या इवन पुलिसकर्मियों पर, पुलिसकर्मी का कोई उसमें गलती ज़्यादा नहीं था, कोई आदमी थ्रेटेनिंग के कंडीशंस में बता कि कोई हमको धमका रहा है, वो केस उस पर दर्ज हुआ था। और वो चूँकि बार बार जेल जाता था, बेल पर छूटता था, फिर आकर के अपराध करता था। तो ये उसकी एक मनोवृत्ति बन चुकी थी, उसकी एक मनोवृत्ति। और वो रंग बिरंग के अपराध करता था, केवल वो क्राइम और पैसे के लिए ही उसका नहीं था, उसका सोशल इम्पैक्ट पर भी बहुत गंदा असर पड़ता था। इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा उसका ये जो भी रंगदारी टैक्स दिस दैट जो तहसील वगैरह का, इवन मंत्री के मर्डर तक का उसकी बात उसमें आई थी। तो ये छोटे छोटे जो बातें हमारी होती है, ऐसा कि उसको कहीं ना कहीं बताता है कि प्रोफेशनल बदमाश है, और इसका कुछ मानसिक तौर पर, और ये उसके मारे जाने के बाद में पता भी चला है ना। वो मतलब पुलिस को चैलेंज करता था, या वो समझता था कि हम पैरेलल में कानून खड़ा कर देंगे। तो ऐसे जो हिस्ट्री सीटर्स वगैरह हमारे होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए कलंकित है और हमेशा परेशानी का सबब बन सकता है। तो ऐसे मामलों को न्यायिक त्वरित निपटारा करने के लिए हमारा स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है ना। उसमें जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा, या अभी वर्तमान में तुम देखोगे कि ये लड़की और महिलाओं के साथ में जो हमारा हरासमेंट का केस होता है, जो फिजिकल और सेक्सुअल हरासमेंट के केस होते हैं, तो उसमें कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी जघन्य होता है। जैसे तुम्हारा एक दिल्ली में घटना हुई थी, ये निर्भया कांड है ना, निर्भया में। तो निर्भया वाला कांड में भी तुम देखोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक जघन्य घटना के जैसा था, निर्मम हत्याकांड हुई थी वो दिल्ली में। तो उसको मतलब जल्दी निपटारा करने के लिए, चूँकि देखो कहा जाता है कि अगर न्यायपालिका में देर से अगर न्याय होता है तो एक बहुत बड़ा अन्याय माना जाता है, अगर लेट लतीफ़ी होती है। और हमारे देश की ऐसी कोर्ट की व्यवस्था है कि अगर हम सामान्य स्तर पर चलें तो सबसे पहले तो पुलिस के यहाँ ही तुम्हारा FIR ये होना, फिर उसका इंस्पेक्शन होना केस का, फिर उस पर चार्जशीट तैयार करना, कोर्ट में जाना। इस पर बहुत सारी पिक्चर वगैरह भी बन चुकी है। एक मूवी आई थी तुम्हारी प्रकाश झा की, गंगा जल, उसमें सब चीज़ों को तुम देखोगे, या ऐसे पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी पिक्चर वगैरह आते उसको देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो अब इतना सारा कुछ, तो अब कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इतने लंबे कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करने में गवाह ही ना मिले, उसको धमका करके मार करके, बहुत सारे मेल प्रैक्टिस हमारे होते हैं। और न्यायपालिका हमारी देश की ऐसी है कि वो बिना सबूत के न्याय दे ही नहीं सकती हमारी। तो अगर प्रभावशाली कोई व्यक्ति है या कोई इस तरीका का है बदमाश व्यक्ति है, तो हो सकता है कि न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया को ही प्रभावित कर दे। तो ऐसे मामलों में अगर दोषी करार दे दिया जा चुका है, या प्रथम दृष्टया लगता है कि बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध हमारी हुई थी, उस कंडीशन में
मतलब स्पीडी ट्रायल का प्रोविज़न हमारा सरकार ने किया, जिसको हम लोग त्वरित न्यायालय के नाम दिया गया है। यानी कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक हमारे स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। अब हालांकि स्पीडी ट्रायल के पैरेलल में देखा जाए तो कुछ एग्जीक्यूट लेवल पर भी हमारी घटनाएं हो रही है। जैसे एक तुम्हारा वहाँ आंध्रा में हुआ था। आंध्रा में कोई एक महिला डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, कोई प्रियंका करके थी, रेड्डी करके, उसके साथ घटना हुई थी। तो वहाँ अर्ली मॉर्निंग सुबह में पुलिस पकड़ी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली और पुलिस ही वहाँ न्याय कर दी एक तरीके का, कि मतलब उसको शूट आउट कर दिया था लोगों ने। या इवन विकास दुबे हत्याकांड में ट्रायल होता एंड आगे चल के पता चलता है उसको मृत्युदंड मिलती, लाजमी था, वो अपराध ऐसा था कि मृत्युदंड से कम स्वीकार्य ही नहीं था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में टाइम लगता है, हालांकि उससे पहले पुलिस। तो आप ये देखोगे कि इसमें बहुत सारा है, एग्जीक्यूट लेवल पर और जुडिशियल लेवल पर। अब अगर कानून हाथ में पुलिस ले लेगी या ऐसे से लगातार होते जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई मतलब सही व्यक्ति भी मतलब मारा जा सकता है। तो इसको हम लोग स्पीडी में सुपर स्पीडी ट्रायल इसको कहा जाए एक तरीके का, जिसका कहीं कोई टर्म नहीं है और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का भी है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। संविधान देता है कि दोषियों को भी मौका दिया जाए अपने आप को साबित करने का कि वो गलत है या नहीं। जैसे कि हमारे आमिर अजमल कसाब को दिया गया था, फुटेज खंगाला गया, सब चीज़ बताया गया, उस पर कोर्ट की प्रक्रिया पूरी हो गई, महंगे वकील रखे गए, सब कुछ हुआ। इसके बाद में जब प्रूफ हो गया कि नहीं ये मतलब बाइज्जत उसको मौका दिया गया अपने बातों को रखने के लिए, और तब जाकर के उस पर हमारा फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तब उसे मृत्युदंड की सज़ा हमारी दी गई थी। तो ये सब फैक्टर्स हमारे होते हैं जहाँ पर हमने डिफरेंट कोर्ट्स के बारे में चर्चा किया। अब आते हैं ऑन टॉपिक, जैसे कि जुडिशियल मैटर में हम देखेंगे कि न्यायपालिका होता क्या है। तो इसमें दे रहा है कि एवरी वन वांट्स टू लिव इन अ पीस बट स्टिल देयर इज अ सर्टेन है ना ओकेजन्स व्हेन अनरेस्ट इज देयर अमॉन्ग्स द पीपल। इन दैट सिचुएशन वी नीड कोर्ट्स फॉर जस्टिस इन केस ऑफ द थेफ्ट। जैसे कहता है कि हर एक इंसान चाहता है ना कि वो अपनी सोसाइटीज़ में आराम से रहे, सुकून से रहे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके पड़ोसी आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पड़ोसी का संदर्भ ऐसा नहीं कि जस्ट आपके घर बगल के घर वाला ही तुम्हारा दुश्मन है, मतलब सराउंडिंग्स में ही तो घटना हो रही है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चोरी की घटना है, चोरी की घटना में अब तो चोर पकड़ा जाएगा तो ना पता चलेगा कि कौन क्या है। लेकिन तुम इतना मानो कि चोरी हो गया, रॉबरी हो गया, आजकल मर्डर हो रहे हैं, पुलिस कस्टडीज वगैरह बढ़ रहा है, अरेस्ट वगैरह होता है, इवन ऑफेंडर्स इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। तो आज तुम देखो कि जो ये किडनैपिंग हो रहा है, जिसको हम लोग अपहरण करते हैं, मर्डर का हो रहा है, लूट की घटनाएं होती है, छोटे मोटे मारपीट से लेकर के झगड़े फसाद तक का, इवन धमकी देना, थ्रेटन, ये सब कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ये सब हमारे सोसाइटीज़ में हो रहे हैं। तो सोसाइटीज़ कोई अलग थोड़ी ना है। अरे फैमिली यूनिट से बढ़ो, मोहल्ले से, फिर कम्युनिटीज़ बेस पर, फिर आगे बढ़ोगे, यही तो तुम्हारा है ना। गली मोहल्ले से उठा हुआ व्यक्ति भी तो कहीं पर भी अपराध कर सकता है, और अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो भी कुछ घटनाएं हो रही तो वहीं के लोग कर रहे हैं। तो ये एक जो मनोवृत्ति है कानूनी व्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो ये इससे बचाने के लिए लॉ बनाया गया है हमारे देश के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की गई है। उसमें आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी। चूँकि कहा जाता है कि कानून के अगर ये अंकुश से अगर बाहर निकल गए इंसान ना, तो इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। बुद्धिजीवी व्यक्ति है ना इंसान, मानव समुदाय पूरी एक इंटेलेक्चुअल मानी जाती है, ये सारे जीवों में सबसे इंटेलेक्ट माना जाता है। अगर ये अपनी बुद्धिमत्ता का अगर गलत प्रयोग करेगा तो ये इससे एक बहुत बड़ा विनाशकारी मतलब व्यवस्था तैयार हमारी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है। सो पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट असेंबलीज पास लॉ फॉर द सिटीजन्स इफ एनीवन फील्स दैट फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड एंड अप्रोच द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब मान लो कि जीवन जीने का अधिकार हमारे हैं, तो उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे हैं, जैसे मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैं तुमको पढ़ा रहा था तमाम प्रकार का। अब कोई आकर के तुमको थ्रेटेन करता है कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, तो मर्डर कर दूंगा तो जीवन पर ही ना संकट आ गया।
या मान के चलो कि ऐसे भी ऑफेंस तुमको देखने को मिलता है, हमारा जैसे धर्म उसमें आड़े आ जाती है, जिसमें बलि वगैरह, पहले हमारा नर बलि, पशु बलि वगैरह का पहले नर बलि भी दी जाती थी। या इवन जो देखो, जो तुम्हारा ऑफेंस एक तरीके का सती प्रथा वाला, जहाँ पर महिलाएं जला दी जाती थी, है ना। तो ये सब जो जितने भी मैटर हमारे यहाँ, अगर लगता है कि तुम्हारे जीवन जीने के अधिकारों पर, या जो तुम्हें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर इसका कहीं ना कहीं वायलेशन होता है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हो, और वहाँ पर जो भी होगा आपको न्याय मिलेगा। जैसे द केस दैट कम टू द कोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, and these cases which involves theft, robbery, murder, etc. under the criminal cases, and this concern with the property contact, etc. under the civil code. अब इसमें है कुछ अपराधीकरण की जो घटनाएं हमारी होती है, उसको क्रिमिनल से रिलेटेड माना जाता है, क्रिमिनल केस से माना जाता है, आपराधिक मुकदमा कहा जाता है। और जो तुम्हारा संपत्ति वगैरह से जुड़ा हुआ मैटर होता है ना, प्रॉपर्टीज वगैरह से जो, या ठेके पट्टे की जो बातें हमारी होती है, वो तुम्हारा सिविल कोड का विषय होता है। हालांकि देखोगे कि ये प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी मैटर पर विवाद अगर है, और बिना किसी खून खराबे का, एक बिना किसी मार धाड़ का, बिना किसी थ्रेटेनिंग का, अगर दो पक्ष न्यायालय में जाते हैं बातचीत करने के लिए, वो तभी तक सिविल बना हुआ है। मतलब एक तरीके के देखा जाए तो दीवानी मामले कहेंगे। लेकिन उसमें तुम देखोगे कितना ऐसा भी मैटर आजकल आ रहा है कि मतलब प्रॉपर्टीज़ के मतलब विवाद जो है खूनी, मतलब क्या कहते हैं, वारदातों में तब्दील हो जा रहा है। पेपर में डेली देखोगे कि चचेरे भाई ने मौसेरे भाई को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, तो ये क्या कहते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर से किसी बात का विवाद था, तो उसका ज़मीन विवाद के लिए मर्डर कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये प्रॉपर्टीज़ वाला मामला दीवानी होने के साथ साथ में दीवानी तक, ये अगर प्रॉपर्टीज़ बड़ा है तो इसका खूनी खेल भी होता है, बड़ा मर्डर हो जाता है। तो जैसे ही तुम्हारा ब्लड वगैरह या जो भी कुछ ऐसे क्रिमिनलाइज फैक्टर्स हमारे दिखाई देंगे, वो तुम्हारा क्रिमिनल कोर्ट्स का मैटर बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा दे रहा है कि जुडिशरी होता एक्चुअली क्या है, न्यायपालिका क्या करती है, न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है। तो जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्ट द लॉ, है ना, एंड इट अप्लाइज द लॉ टू पनिश द गिल्टी, टू सेटल डिस्प्यूट एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। इसमें कह रहा है कि ये उसको कानूनी व्यवस्था को इंटरप्ट करता है, उसकी मतलब एक तरीके की व्याख्या कर सकते हो। गवर्नमेंट दैट इंटरप्ट्स द लॉ, नेक्स्ट करेगा इट अप्लाइज द लॉ ऑफ द पनिश द गिल्टी, ये दोषियों को मतलब सज़ा देने का काम करता है। इसके बाद में डिस्प्यूट यानी कि विवादों को सेटल करने का काम करता है, और फंडामेंटल राइट्स को ना सिक्योर करने का। तो इसमें देखो दो चीज़ें, एक तो क्लियर हो गया इसमें कि कानून को अप्लाई करके दोषियों को सज़ा देना, ये तो उसका मतलब एक ट्रेडिशंस है, लंबे समय से इसके काम के लिए बनाया गया था। डिस्प्यूट विवादों को समाप्त निपटारा करना, संपत्ति विवाद से लेकर के क्रिमिनल केसेस को, डिस्प्यूट को सॉल्व करना। इसमें तुम देखोगे कि दो तीन चीज़ों का जिक्र किया, जैसे जुडिशियरी इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्ट द लॉ, है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ तुम देखोगे, ये जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इंटरप्ट क्या होता है, एक मिनट, एक यहाँ इंटरप्ट करना, और दूसरा तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हाँ, ये फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो अब इस पर देखोगे, अभी हाल फिलहाल में एक मैटर तुम्हारा देश में पूरे रन कर रहा है, लव जिहाद का। लव जिहाद में लोग कानून लाने की बात हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून आ चुका है, मध्य प्रदेश में भी कानून आ चुका है, उत्तराखंड में भी, मतलब जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर इस पर कानून लाने की बात। तो देखो, ये 3 तलाक हो या लव जिहाद हो, या इवन हाँ 3 तलाक, और यही दोनों को तुम ले लो तो इस समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसको कैसे इंटरप्ट करना होता है, और कैसे, या इवन रिजर्वेशन भी एक है, अभी साथ में रिजर्वेशन भी तुम्हारा चल रहा है। तो ये तीनों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग में कर दे रहा हूँ। अब 3 तलाक में क्या था कि जैसे कि खास करके मुस्लिम महिलाएं, इस शाहबानो केस का जो आया था 92-93 वाला मैटर में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 3 तलाक जो है अवैध है हमारा, मतलब इलीगल है,
इसको समाप्त किया जाना चाहिए। उधर तुम्हारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये कह रहा था कि चूंकि ये मेरा शरिया का एक शरीयत कानून है, ये धार्मिक कानून के तहत आता है हमारा एक ऐसी व्यवस्था, तो ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, यानी कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्ट ये किया, इसमें मतलब 92 का केस तुम्हारा 2018 में 17 में ये क्लियर हुआ था, तो ये 8 साल उधर 18 साल इधर, मतलब 26 सालों के बाद में इस पर जो फैसले आए हमारे इंटरप्ट के बाद में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही बताया कि अगर आपके धार्मिक अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता किसी की अगर आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने के अधिकारों के ऊपर अगर अंकुश बनता है या कुछ ऐसा मतलब उसका वायलेशन हमारा होता है, तो हम यहाँ जीवन जीने के अधिकार को सर्वोच्चता देंगे रेस्पेक्टिव देन धार्मिक अधिकार। अब मान के चलो कि 3 तलाक में गैर जिम्मेदार तरीके से लोग तलाक दे रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा मैटर था कि पुरुष वर्ग को ही ये केवल अधिकार मिला हुआ था 3 तलाक देने का, महिलाएं तलाक नहीं दे सकती थी। तो ये जो डाइवोर्स मैटर हमारे होते हैं, ये तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बेस पर अगर आज मॉडर्न आधुनिक युग की बात अगर हम करें, तो ये अधिकार हमें दोनों को मिलना चाहिए, है ना। एक महिला को भी मिलना चाहिए कि अगर वो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो कम से कम वो भी संबंध विच्छेद कर सके, है ना, ऐसा। तो ये उसने इंटरप्ट किया वहाँ पर, और ये आपकी फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सुप्रीम कोर्ट का एक हमारा रोल रहा कि तुम्हारा जीवन जीने का अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 जो है इसका हमारा वायलेशन हो रहा था, इसको बचाना था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त निर्देश दिया कि आप इस पर एक कानून लाइए और 3 तलाक को अवैध कर दीजिए, है ना। और 3 तलाक पर पिछले दिनों 2018-19 में ही वर्तमान की मोदी सरकार ने उस पर एक कानून बनाया, है ना, कि आप 3 तलाक में अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई पुरुष अगर अपराध करता है तो उसको मतलब 3 साल तक की जेल हो सकती है हमारी। और वहीं 3 तलाक का जो मैटर जो था हमारा, ये महिलाओं को भी इसका अधिकार हमारा प्रदान किया गया, है ना, कि नहीं अगर महिला भी संतुष्ट नहीं है तो वो तुम्हारा तलाक ले सकती है पुरुष से। इसके बाद में ये वर्तमान में जो तुम्हारा ये लव जिहाद वाला मैटर है, तो लव जिहाद में क्या है कि इसमें भी वही होता है, हिंदू मुस्लिम वाला बात आ जा रहा है कि धर्म का रूपांतरण, ये नाम बदल के लोग, है ना, कुछ इस प्रकार की हरकतें करते हैं और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन लोग करा रहे हैं। ये तुम ऐसा समझो कि जो हमारे समाज में ऐसी विकृति आ गई थी खास करके मेडाइवल इराज में, मतलब तुम 8 to 18 सेंचुरी जब क्लास 7 में जब तुम पढ़ चुके थे, उसमें बहुत सारे ऐसे कहानियाँ तुमको मिलेगी जिसमें रानी पद्मावती की कहानी तुम लोगों ने जानते होगे, है ना। ये रानी पद्मिनी और पद्मावती का वो जो उनको जौहर करना पड़ा था। तो ऐसे भी मैटर तुमको हमारे सोसाइटीज़ में देखने को मिल रहे हैं कि हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से। तो सॉफ्ट टारगेट में क्या है कि आप नाम बदल करके ना वो मतलब हिंदू के लड़कियों के साथ में कुछ इस प्रकार की इंटीमेसी की बात करके लोग उसको वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं, और घर जब ले जाता है तो पता चलता है कि पार्टिकुलरली कोई व्यक्ति है जो मुस्लिम कौम से बिलोंग करता है, तो उसको तब तक पता चल चुका था कि उसके बाद धोखा हो चुका होता है। तो ये ट्रेंड हमारा ना उत्तर प्रदेश और बिहार पूरे देश में कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, चूँकि थोड़ा सा हिंदुवादी मानसिकता वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ही सबसे पहले इस पर मुखर बात उठाई थी कि लव जिहाद जैसी बातें हो रही है, इस पर कानून बनना चाहिए। यानी कि अगर कोई बरगला करके बालिग व्यक्ति को भी मतलब 18+ वाले लड़की लड़का को भी अगर इस तरीके की घटना हमारी दिखाई देती है तो उसमें प्रोविजंस की व्यवस्था की गई है। अगर उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं या लड़की ये क्लेम करती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, नाम बदल करके हमारे साथ धर्म बदलने की ज्यादतियाँ की जा रही हैं, तो उसको अपराध के दायरे में, यानी कि तुम्हारी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के बीच का अगेन ये मैटर तुम्हारा बनता है। तो कल ही एक सुप्रीम कोर्ट का, आज अगर तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कल का मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी, या संभवतः आज आने वाला भी होगा कि हिंदुस्तान वगैरह में तुम लोग देख लेना, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरप्ट किया है कि ठीक है आपका एक जो प्रश्न है लव जिहाद को लेकर के, उसको मैं मानता हूँ, इस पर कानून आपने बनाया है भी, चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर एक आर्टिकल 21 के तहत में दो कोई पार्टिकुलर व्यक्ति जो एडल्ट है
अगर आपसी निगोसिएशन के साथ में अगर लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसकी अगर हम देखें मूल अधिकार में, अगर फंडामेंटल राइट्स में जीवन जीने की स्वतंत्रता भी हमारी प्रभावित होती है। तो एक उसने आदर्शवादी वाक्य उसमें बताया कि आप ऐसा करें कि अगर ये ऑफेंस प्रूफ होता है तो ही इसका कानूनी प्रोविज़न होना चाहिए किसी को ये पनिश करने का। अगर दोनों एग्री हैं, अगर मान लो कि बाद में ही पता चला सही, अगर वो उसमें लड़का और लड़की या जो उसके परिवार वाले अगर सहमत हैं तो उस पर कोई डिस्प्यूट हमारा नहीं हो सकता और कोई उस पर पनिश नहीं हो सकता है। अगर उस पर कानून लादने का प्रयास किया जाएगा या उसको दोषी करार देने की बात की जाएगी तो अगेन तुम्हारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर वहाँ उसको ऐसा लगता है तो फिर ये मैटर हमारा हो सकता है। आज जैसे रिजर्वेशन वाला एक इसके ये दूसरे का तीन एग्जांपल मैं देता हूँ रिजर्वेशन का। अब रिजर्वेशन में जो ये व्यवस्था हमारी लाने का प्रयास किया गया था, ये आया था 10 साल के लिए। अब ये रिजर्वेशन के संदर्भ में देखा जाएगा या अभी वर्तमान में तुम्हारा SC/ST एक्ट का तुम्हारा आया था, इसको इंटरप्ट कैसे किया गया। SC/ST एक्ट इतना खतरनाक है, डेंजरस है, जिसे तुम सोचो कि जो इससे वीमेंस एक्ट है, महिलाओं का जो कानून है, उसमें अगर कोई महिला किसी के ऊपर में आरोप लगा देती है, कोई भी अगर फर्जी आरोप भी है तो तुरंत उसमें गिरफ्तारी की बात है। इसी तरीके से तुम्हारा SC/ST एक्ट में भी यही प्रोविज़न है। इस पर लेकर के पूरा देश भी कहीं ना कहीं जला। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इंटरप्ट किया है कि अगर किसी SC और ST कम्युनिटी के व्यक्ति को, है ना, अगर पब्लिकली उसके नस्ल का या उसकी जाति का अगर मजाक उड़ाया जाता है या उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया अगर पब्लिक डोमेन में, तो ही उसको अपराध माना जाए। नहीं तो अगर बंद कमरे में दो लोग, है ना, एक दूसरे को एब्यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम अपराध नहीं मान सकते हैं। देखो ऐसा उसमें नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये इंटरप्ट करने का प्रयास किया है कि अगर मान लो कि किसी ऐसे मान लो कि चलो कि अगर सबसे स्वीपिंग क्लास में सबसे नीचे मान लिया जाए भी, जिसको हम लोग डोम या अन्य जाति हलखोर के नाम पे, तो अगर उसको पब्लिकली कोई डोमोआ कहता है या डोम कहता है या उसको कुछ अनाप शनाप बातें बोलता है तो उससे उसकी भावनाएं आहत होती है तो उस पर तुम्हारा SC/ST एक्ट लागू होगा। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि मतलब अगर ये पर्सनल दो आदमी आपस में डिस्प्यूट कुछ ऐसे क्वारलिंग झगड़े हो रहे हैं और उसमें कोई ब्राह्मण को भी तो लोग अपमानजनक तरीके से प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, या हर जातियों के लिए पर्सनली ये बातें होती रहती है कि उसको बाद में वो बोला, उसको बाद में वो बोला। तो जब ये SC/ST होने के कारण आपकी भावनाएं आहत होती है तो वो ये पब्लिकली आहत होती है। उसी तरीके से सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी प्रोविज़न किया कि ब्राह्मण को भी बावना कहने से भी उसका एक गरिमा का ठेस पहुंचता है, तो उसका बात का भी ध्यान रखा जाए, है ना। और ये कानून हमारा पर्सनली लागू नहीं होगा, ये लागू होगा हमारा पब्लिक डोमेन में, कि पब्लिक डोमेन में आपने उसकी भावनाओं का आहत किया तब हम वो करेंगे। तो देखो ये सब कुछ माइक्रो चीज़ें हैं, जैसे इंटरप्ट की जो बातें इसमें की गई थी, हाँ ये शब्द देखिए, और ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देने की बात जो हमारी होती है ये, और जो दो था पनिश करना या उसको डिस्प्यूट को मैटर को सॉल्व करना, ये तो ये माइक्रो चीज़ था। थोड़ा सा एग्जांपल से ही क्लियर हमारा होता, तो मैंने एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, अ पर्सन एक्यूज ऑफ द ऑफेंस कैन बी पनिश्ड ओनली, है ना, वो वही गिल्टी साबित होने पर, जैसे अभी आप वर्तमान में देखोगे लालू यादव का या वो निर्भया कांड में लोग जो दोषी है ना, फांसी की सज़ा उन लोगों को पड़ी है। दिस मीन्स अ केस मे बी टेकन फ्रॉम द लोएस्ट कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द थ्रू अपील्स, ये अपील में जा सकता है। जैसे देखोगे कि ये निर्भया वाला मैटर में भी पहले दिल्ली के तुम्हारा कोर्ट में उसने सज़ा मुकर्रर किया, वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी सज़ा को बरकरार रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा। या लालू यादव का केस है ना, लालू यादव पहले सिविल कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए गए, फिर इसके बाद में वो कुछ प्रभावित हो रही थी तो CBI ने एक अपना एक स्पेशल कोर्ट ही बना लिया हाई कोर्ट के पैरेलल में तुम्हारा, उसमें हो गया, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपने चारा खाया है, 800 करोड़ रुपए का घोटाला आपने किया है, आप जेल में ही रहिए। तो ये अपीलीय प्राधिकार में जाने के बावजूद भी तुम्हारा अगर उचित अनुचित का फैसला हो सकता है कि कभी कभी सिविल कोर्ट में जल्दी में फैसले हो जाते हैं तो न्याय सही नहीं होता है तो हाई कोर्ट में बदल भी जाए, लेकिन ऐसा प्रोविज़न है कि अगर दो कोर्ट लगातार अगर किसी एक्यूज़ को अगर पनिश कर रही है या उसके दोष को सही ठहरा रही है तो तीसरा कोर्ट में चांस काफ़ी कम हमारा होता है। जैसे अभी वर्तमान में लालू यादव वाला कंडीशन में भी यही है। लालू यादव
जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ये अपीलीय प्राधिकार में गए, सब कुछ हुआ, इनको सज़ा भी मुकर्रर कर दी गई, सज़ा काट भी रहे हैं, रांची में वो सज़ा काट रहे हैं। अब इनका एक मैटर ये भी आता है बार बार, ये बेल वाला। तो बेल का भी यही रूल है कि अगर वो कंटिन्यू दो जगह से खारिज हो गया ना, तो तीसरे जगह भी सब स्वतः खारिज हमारी हो जाती है, ऐसा प्रोविज़न है। और इसी कारण उनको मिल भी नहीं रहा है, बहुत कानूनी दांवपेच हमारा। तो वो डिटेल्स है, उतना नहीं हम लोग जाएंगे, लेकिन इतना मान के चलो कि ये अपील तुम कर सकते हो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। इसमें बार बार अगेन मैं इसको दिखाना चाहूँगा, आप इसको देखिए, यही तुम्हारा कोर्ट का स्ट्रक्चर है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये एक बार इस पर चर्चा हो चुकी थी, फिर अगेन इस पर एक बार ब्रश से चला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर अगेन ये सब स्पेशल हमारे कोर्ट्स हमारे होते हैं, ये इसका अधिकार क्षेत्र भी हमारा छोटा होता है। तो अगेन मैटर एफआईआर के बाद में तुम्हारा सिविल कोर्ट का मैटर होगा सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट का होता है क्रिमिनल कोर्ट में, है ना। ये आगे जाएगा, अगर इससे सेटिस्फाई नहीं होता हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से तुम्हारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पर ये मैटर तुमको दिखाई देता है। इसके बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है कि इसके कुछ क्राइटेरिया हमारे होते हैं कि वो भारत का नागरिक हमारा होना चाहिए, उसे कानून की अच्छी समझ होनी चाहिए, या वो किसी अच्छे कोर्ट में 10 साल तक लॉयर का काम किया, एडवोकेट का काम किया हो, हाई कोर्ट ऑफ द 5 years ऑफ द डिस्टिंग्विश एंड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। और क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की नज़रों में, है ना, एक कानून का एक अच्छा नॉलेजफुल व्यक्ति हो। जैसे ये क्या नाम है, हमारे जो बिहार के हैं डॉक्टर रवि रंजन, जो झारखंड हाई कोर्ट के हैं, तो इसी एक अच्छे वकील थे, अच्छी नॉलेज थी, समझ थी, और वो कॉलेजियम में वो गए, वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो गया। और ये राष्ट्रपति और जो भी उसमें ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वगैरह टाइप के लोग होते हैं, ये सब मिल बैठ करके तय करते हैं कि कौन कानून का अच्छा ज्ञाता है। कितना बार ऐसा भी होता है कि कानून की अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति जो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से स्वतंत्र पेशा वकालत ही करना चाहता है, तो वो जज की तरफ बनने की कोई इच्छा नहीं होती, तो उसको नहीं भी बनाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में बहुत बड़ा नाम है तुम्हारा उज्ज्वल निकम का, है ना, देश की सबसे बड़ी नामचीन वकीलों में उनकी गिनती होती है। या एक पूर्व में तुम लोग नाम सुने होंगे, वो नहीं रहे, है ना, राम जेठमलानी का, है ना। तो ये लोग आजीवन वकालत ही करते रह गए। राम जेठमलानी तो अच्छे खासे 97 ईयर्स की उम्र में डेथ किए, राज्यसभा के सांसद भी थे हमारे। वो चाहते तो एक अच्छे नामचीन वकील में गिनती उनकी होती थी। या वर्तमान में उज्ज्वल निकम को सबसे बेस्ट वकील माना जाता है। अगर ये चाहें तो कॉलेजियम के थ्रू बन भी सकते हैं, लेकिन इन लोग का अपना एक इंडिपेंडेंट पेशा भी है कि नहीं, हम वकालत ही करते बेहतर हमारे लिए है, तो वो भी हमारे इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते 65 साल, है ना, तक रह सकते हैं। इसके बाद में वो रिटायर कर दिए जाते हैं। दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। एक तुम लोगों ने सुना होगा इम्पीचमेंट का, जो राष्ट्रपति को हटाने का काम होता है, उसी तरीके से उस इम्पीचमेंट में जुडिशियल जो जजेस हमारे होते हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको हटाने की व्यवस्था उसमें की गई है। अगर आपने उसको मिसयूज़ किया या कुछ आपके ऊपर में गलत अपराध है, जैसे कि एक ये तुम्हारा आया था मैटर कुछ दिन पहले, AK गांगुली का, एक जज थे, उनको इम्पीच करके हटाने की बात कही गई थी, क्योंकि उनके ऊपर में किसी एक महिला ने गलत आरोप लगाया था, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट और फिजिकल हरासमेंट का। तो उस महिला के आरोप के लिहाज से देखते हुए उनको पद से हटाने की बात की गई थी। मतलब मान के चलो कि जो जज है उसका चरित्र भी मतलब सही सलामत होना चाहिए, और वो राग द्वेष से पूर्ण नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति जो होता है तटस्थ होना होगा, और एक आइडियल आदर्श व्यक्ति हमारा हो सकता है। तो कोई भी अगर मान लें आपने बैंक की धोखाधड़ी की है या कुछ इस तरीके का क्रिमिनल अपराध आपने किया है, तो ये आपके ऊपर में अप्लीकेबल होगा और आपको इम्पीच करके हटाया जा सकता है। यही चीज़ इम्पीचमेंट के माध्यम हमारा राष्ट्रपति को हटाने का भी प्रोविज़न इसी तरीके का है। इसके बाद में सर्विस गिवन टू दी जजेस, द चीफ जस्टिस गेट मंथली सैलरी, है ना, विच इज़ रिजर्व फॉर टाइम टू टाइम। ये अलग अलग होता है। अभी वर्तमान में तुमको 1,25,000 के आसपास में सैलरी है। दे गेट फ्री एंड फर्निश्ड हाउसेज एंड द कार विद द ड्राइवर एंड अटेंड टू देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। दे गेट स्पेशल अलाउंस एज वेल एज दे गेट पर्सन्स
आफ्टर द रिटायरमेंट, पेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट। इनको वेतन के अलावा फुली फर्निश, है ना, अच्छा सा रेसिडेंट मिलता है, इनको ड्राइवर मिलता है, इनके ये ड्यूटीज़ को हेल्प करने के लिए असिस्टेंट वगैरह इनको मिलते हैं। इसके अलावा और भी सारे ऐसे अलाउंस वगैरह मिलते हैं, और रिटायरमेंट के बाद में इनको पेंशन की भी प्रोविज़न हमारी की गई है। एंड वंस अपॉइंटेड दे कैन नॉट बी रिमूव, इनको एक बार नियुक्त कर दिया जाता है तो फिर हटाया नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ। बट इफ़ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसयूजिंग ऑफ हिज पावर, इट कैन बी इम्पीच्ड एंड रिलीव फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका एक ऐसा प्रावधान है एक कि जज की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति को अगर वो मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक है पद खाली हो जाएगा, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज़ राष्ट्रपति के मैटर में भी है, लेकिन अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या कोई गलत अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको हटाने के लिए कानूनी प्रोविज़न के तौर पर हमारा इम्पीचमेंट है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें सांसद को ये अधिकार मिलता है ना, पार्लियामेंट को ये अधिकार हमारा मिलता है कि उसके जो इलेक्टेड हमारे एमपीज़ होते हैं ये तय करेंगे, वोटिंग्स की प्रक्रिया हमारी होती है ना, कि वो रहने के लायक पद पर हैं या नहीं है। यही एकमात्र व्यवस्था इन लोग को हटाने का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हमारे होते हैं, मतलब पद से हटाने का। ट्रांसफ़र तो तुम्हारा वो कॉलेजियम के माध्यम से, वो जो प्रेसिडेंट और सीओसी हमारी होती है, प्रेसिडेंट कहो, सीओसी नहीं होती इसमें, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पद से हटाने के लिए एकमात्र व्यवस्था हमारी है इम्पीचमेंट। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हो गए, देश के जो सीएजी हमारे होते हैं, देश के ये सीबीसी होते हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल की एस्टेब्लिशमेंट हमारी होती है, और उसमें इम्पीच के माध्यम से इस चीज़ को हटाने का प्रोविज़न है। थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, तो मान के चलो कि एक आदर्श व्यक्ति ही किसी न्यायालय का जज हमारा बन सकता है, एक ऐसी मिनिमम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट तुम्हारा है पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब आगे में न्यायिक प्रक्रिया पूरा समाप्ति लगभग हो गया, ये 51 मिनट का तुम्हारा वीडियो भी बन चुका है। तो अब केवल चर्चा यही करना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हमारा पावर होता है, उसका जुडिक्शंस क्या, एरिया क्या है, कैसे ये काम करता है। फिर हाई कोर्ट में भी वही बात होगा, सिविल कोर्ट में यही होगा। तो कल 50-55 मिनट का, चूँकि जो जटिल प्रक्रियाएँ थी हमारी इंट्रोडक्शन के साथ में कानूनी समझ विकसित करने का जो बात था, हमारा कंसेप्ट वाला काम आज हम लोग का हो चुका है। तो ये कल का काम जो है हम लोग का कंटेंट वाला काम है, तो मैं यहीं पर इसको ना रोक रहा हूँ चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कल यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे, और इसके बाद में कल के क्लास के बाद में ये चैप्टर तुम्हारा हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, और कोई ऐसी कानूनी उलझन पेच अभी खास करके पब्लिक डोमेन में बातें तुमको दिखाई देती है, उसको भी थोड़ा सा ना मंथन करो, है ना, डीप थोड़ा सा स्टडी अनिवार्य है। अगर कानूनी समझ विकसित करनी है तो उसमें आप कृषि बिल को भी ले सकते हो। अभी वर्तमान में तुम्हारा कृषि बिल जो चल रहा है ये भी कानूनी दांवपेच के उलझन से गुजर रहा है। अगर न्यूज़ आपको थोड़ा बहुत देखने की आदत है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। न्यूज़पेपर उठा करके देखो, जैसा कि मैंने मैटर में दिया, अभी वर्तमान में वही लव जिहाद वाला चल रहा है। पिछले दिनों 3 तलाक था तुम्हारा, या एक सबरीमाला वाला मैटर था, है ना, उसमें महिलाएं जो थी पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने के लिए वो लोग रिट फाइल की थी कि 800 सालों से उस मंदिर में महिलाएं प्रवेश ही नहीं करी थी। तो कैसे लैंगिक जो हमारा असमानता, यानी कि आर्टिकल 26 तुम्हारा है ना, कि हम धार्मिक स्वतंत्रता में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा। तो अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िएगा, थोड़ी सी अगल बगल की घटनाओं पर नज़र रखिएगा, तो आपको कानूनी दावपेच की बातें समझ में आ जाएगी और कौन से कैसे अधिकार क्षेत्र में क्या होगा। एक पिछले दिन मैटर हुआ था तुम्हारा, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था बिहार में ही, मुंबई की घटना थी, उसमें भी जुडिक्शन को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा था कि ये अधिकार क्षेत्र पुलिस, पटना पुलिस का है कि मुंबई पुलिस का है। उस पर डीजीपी वर्सेस डीजीपी की लड़ाई हुई थी, सरकार वर्सेस सरकार की लड़ाई हुई थी, उसमें शिवसेना वर्सेस बिहार की सरकार पर बवाल मचा था। उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा निकल कर बिहार से आए थे, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। तो इस अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देखिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ऐसा है कि जो किताबों में तुमने पढ़ा ये थ्योरी है ना, और ये व्यवहारिक तौर पर चीज़ों को समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर देखना होगा, और उसको टेलीविज़न वगैरह वॉच करोगे तो तुम्हें ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किन केसेज में, जैसे कि डेप्ट रिकवरी की बात है, तो डेप्ट रिकवरी में आप ये क्या कहते हैं तुम्हारा, ये विजय माल्या और नीरव मोदी वाला मैटर इसमें नहीं आएगा, है ना। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में कम्युनिटीज़ बेस का और एक छोटे दायरे का आएगा, वो तो तुम्हारा मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हो चुका है
है ना। तो ये सब चीज़ें रियलाइज़ करने पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है बाबू, इसको तुम देखो समझो, और यदि कहीं समस्या आएगी तो बात करोगे। ओके।